सर बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा। पाकिस्तान का वज़ीर कानून बनना और पहली ईद आपकी बतौर वज़ीर कानून कैसी जा रही है? मैं तो समझता हूँ वैसे तब्दीली तो बंदे के अंदर ही होती है, इंसान एक जैसे ही होता है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे होता है। अभी जिस तरह की आपको जिम्मेदारी मिली है और जिन हालात में मिली है, कितना मुश्किल है ये, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? जो लोग समझ रहे थे उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग। जमहूरी हुकूमत आई, उसने कुछ अच्छा करना चाहा तो आमरीत आ गई। आजकल ये बड़ी डिबेट चल रही है, हर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। उससे पहले आप देखिए पार्लियामेंट का नो कॉन्फिडेंस का मामला। ये अफसोसनाक बात है। मैं तो बतौर पाकिस्तान के शहरी के ये समझता हूँ इदारों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपसे पहले वज़ीर कानून थे फ़रूक नसीम साहब, उनकी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर शख्स के काम करने का अपना अंदाज है, बहुत मेहनती आदमियों में उनका शुमार होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका स्पेशल होता है और इसीलिए हम स्पेशल शो के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज हमने कोशिश की कि आपके लिए एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करें कि जो पाकिस्तान में इस वक्त एक अहम तरीन ओहदे पर फाइज है। पाकिस्तान हो, दुनिया की कोई भी रियासत हो, मुआशरा हो, मुल्क हो, उसकी बुनियाद आइन, कानून और इंसाफ पर होती है। और कोई भी आप आज दुनिया की कामयाब रियासत तारीख़ में देख लें, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी जितनी ज़्यादा होगी, वो मुआशरा, वो मुल्क, वो रियासत उतनी तरक्की याफ्ता, उतनी खुशहाल आपको नजर आएगी। पाकिस्तान का अलमिया हम देखते हैं ये रहा कि पाकिस्तान को बनाने वाले तो कानूनदान हमें नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर हमें आमरीत नज़र आती है। और अगर पाकिस्तान में कानून और आइन को हमने मजबूत करना है तो फिर इसकी भागदौड़ बहुत ही अहम लोगों के पास ही होनी चाहिए। और इस वक्त ये ओहदा, ये बड़ी अहम जिम्मेदारी, अहम तरीन जिम्मेदारी मेरी नज़र में वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब के पास है। और आज उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ईद के मौके पर हमारे लिए वक्त निकाला। सर बहुत बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा। सर, पाकिस्तान का वज़ीर कानून बनना, आप लॉयर पॉलिटिक्स में भी रहे और उसके बाद फिर ये एक जनरल पॉलिटिक्स में आना, और पहली ईद आपकी बतौर वज़ीर कानून कैसी जा रही है? देखिए, ज़ाहिर है जी, ये इट्स अ डिफरेंट लाइफ। मैं आप क्योंकि हमारे साथ भी रहे हैं, यू आर सेकंड जनरेशन लॉयर, आपके वालिद बहुत एक आला मुकाम के वकील, और आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं। बार पॉलिटिक्स की वजह से ये तो नहीं मैं कह सकता कि मैं इन चीज़ों से दूर था, लेकिन ज़ाहिर है ये एक फ़र्क फील्ड है उस हवाले से। तो मैं तो समझता हूँ वैसे तब्दीली तो बंदे के अंदर ही होती है, इंसान एक जैसे ही होता है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे होता है। आप अगर ये समझें कि ये बड़ी आर्जी चीज़ है और एक ज़िम्मेदारी है जो मैंने निभानी है और उसके बाद चले जाना है, तो मुझे तो यकीन मानिए कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। अच्छा, इट्स चेंज ऑफ ड्यूटी कि पहले सुबह उठ के अदालत का रुख करते थे, लोगों के मुकदमे करते थे, वकला भाइयों से मिलते थे, उनके कुछ छोटे मोटे मसाइल होते थे, उन पे काम करते थे। अब आधा काम वो रह गया, आधा नहीं। वकला भाई अभी भी मिलते हैं, खुले दरवाजे आते हैं, उनके कुछ छोटे मोटे मामले मसले होते हैं, वो करते हैं। अच्छा, आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता, लेकिन वज़ारत कानून का हर वज़ारत के साथ ताल्लुक़ होता है, हर चीज़ आपकी तरफ से होकर जानी होती है। तो ये अभी जिस तरह की आपको जिम्मेदारी मिली है और जिन हालात में मिली है, कितना मुश्किल है ये, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? उसामा, वाकई बहुत मुश्किल हालात हैं, बल्कि जो लोग समझ रहे थे उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग, कि जब आप आके देखते हो चीज़ों को तो और तरह से नज़र आती हैं। ख़याल तो था कि मौशी तौर पे बहुत ज़्यादा आप फ्री है, लेकिन जूँ जूँ करीब आते गए और मामलात को अंदर से तह दर तह देखा तो वाकई बहुत तकलीफ़ थे। और ये मैं बिल्कुल खुले दिल से बात करूँगा कि ये कोई एक दिन में ये सारा कुछ नहीं हुआ। ये कहा जाए कि सिर्फ ये 3.5 साल में ही हो गया या 3.25 साल में, या ये कहा जाए कि नहीं ये पिछले 20 साल में या 25 साल में ही हुआ, ये भी बात दुरुस्त नहीं। आपने जैसे शुरू में बात की थी ना, कौमें जब तरक्की करती हैं तो उन्हें 15 से 20 साल अनइंटरप्टेड कॉन्टीन्यूटी वाली क़यादत चाहिए और क़यादत पे एतमाद चाहिए। जिस कौम ने भी तरक्की की है,
आप मिसालें ले लें, आप चाइना को देख लें, उसने शुरू के 15-20-30 साल जैसे जैसे गुजारे, उसके बाद उन्होंने अपना एक विजन बना के 90 की दहाई से ऑनवर्ड फिर चाइना का रूट शुरू होता है। कोरिया की मिसाल आपके सामने है, ताइवान है, जापान बिल्कुल टूट फूट चुका था, जर्मनी तबाह हाल था। उन्होंने जब दोबारा अपने आप को संभाला और जोड़ा तो फिर वो एक टाइम आता है जब आपको 15-20 साल का ऐसा पीरियड होता है जिसमें सख्तियाँ तो आप बहुत झेलते हैं लेकिन तसलसल रहता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली तसलसल नहीं और हम एक दूसरे को एक्यूज़ करते रहे। जमहूरी हुकूमत आई, उसने कुछ अच्छा करना चाहा तो आमरीत आ गई। आमरीत ने भी एक आध दफ़ा कुछ, मैं बतौर वकील और एक जमहूरी सोच रखने वाले जहन से ये बात बिल्कुल नहीं मानता कि जमहूरियत के अलावा कोई चॉइस आजकल होनी चाहिए। आमरीत अच्छा कर सकती या नहीं करती, क्योंकि अगर आमरीत अच्छा करती होती तो जितने लंबे लंबे अरसे के लिए हमारे पास 3 जो हैं डिक्टेटर्स आए हैं वो बहुत कुछ संवारते हैं। अयूब खान साहब ने कहते हैं बहुत काम किए, हिस्ट्री में भी पढ़ा, लेकिन उसकी कीमत बहुत देना पड़ी हमें आधा मुल्क गंवाना पड़ा और वो उनकी पॉलिसीज़ का नतीजा था। डैम्स बनाने से, नहरें निकालने से, सड़कों का निज़ाम बेहतर करने से अगर आप आवाम की फ़लाह बहबूद और उनकी सोच की आबियारी नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है ये कोई अक्लमंदी नहीं है, ये कोई दानिशमंदाना हुकूमत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हर सूरत में अगर हमने इस मुल्क को बचाना है, आगे लेके जाना है, तो सियासतदानों को भी एक बड़ी मिसाक करनी है, एक बड़ा फ़ैसला करना है और वो है कि पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। अच्छा, सोच तो ये सारों की है, सियासतदानों के पास हो, लेकिन आजकल ये बड़ी डिबेट चल रही है, हर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट का मामला, उससे पहले आप देखिए पार्लियामेंट का नो कॉन्फिडेंस का मामला, पंजाब में जो कुछ हो रहा है वज़ारत आला का मामला, हर सतह पर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। कहा जा रहा है कि जी ये दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट किसी के हक़ में आए, किसी के खिलाफ, वो दूसरा बंदा कहता है जी ये पार्लियामेंट के अंदर जनाब मुदाखलत हो रही है। आपका क्या व्यू है? देखिए ये अफसोसनाक बात है। मैं तो बतौर पाकिस्तान के शहरी के ये समझता हूँ कि इदारों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इदारों को ख़ुद मुख्तार होना चाहिए और उनको अपने फ़ैसले खुद करने चाहिए। सियासतदानों को भी ये कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, और एक दूसरे से बात करने को 2 मुतहारब क़ुव्वतें तैयार नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत दरपर्दा राब्ते कर लेते हैं, लेकिन जब आला क़यादत तक बात जाती है तो वो भी पसपा हो जाते हैं। हमें ये सोच बदलना है। हर बात में, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि आप अगर किसी के हाथ में अपनी दाढ़ी देंगे तो उसके बाद तो फिर इख्तियार अगले का है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अदालतों को भी हम इस तरह से सियासत में ले आते हैं और अगर जुडिशरी जैसे इंस्टीट्यूशन को हम पॉलिटिसाइज़ कर देंगे, मुकदमे ले जा कर, और हर दफ़ा हमारी ये ख्वाहिश होगी कि वही फ़ैसला करें, तो फिर ज़ाहिर है फिर वो मामलात जो बात में शुरू में कर रहा था कि फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर आपकी पॉलिसीज़ में तसलसल कैसे आएगा, फिर आप मुल्क की जो गाड़ी है उसको कैसे चलाएंगे, कि आपके तो अपने जो झगड़े हैं, 2 फैमिलीज़ जिनकी लिटिगेशन होती है, आप खुद देहाती बैकग्राउंड से हैं और माशाल्लाह वकील के घर में आपने आँख खोली और आपका गाँव से ताल्लुक़ वास्ता, वो फैमिलीज़ जो कि ज़मीनों की या जायदादों की लिटिगेशन में या फौजदारी लिटिगेशन में होती हैं, कभी खुशहाली नहीं देखी आपने उसमें। तो हमारा भी ये हाल है कि हम भी बस इस झगड़े में पड़े हुए हैं। जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो वक्त का तकाजा है, वो ये है कि मुल्क को मुआशी तौर पर बहाल करने के लिए और उसे सीधे रास्ते पर डालने के लिए तमाम सियासी जमातों को, बहुत सारा बड़ा अलायंस तो बन गया है, एक बड़ी सियासी जमात और कुछ और लोग हैं जो बाहर हैं। हम नहीं कहते कि ये रातों रात हो जाएगा और ये हरा भरा हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में हमें एक खाना ज़रूर रखना चाहिए कि जहाँ पे जेन्युइन नेशनल इश्यूज़ हों। हाँ, एक है, देखें मैं मिसाल देता हूँ, अगर हम भारत से ताल्लुकात के ऊपर, कश्मीर के इशू के ऊपर 99% एग्रीमेंट पे होते हैं बतौर पाकिस्तानी, तो बाकी इश्यूज़ पे क्यों नहीं हो सकते? दिल बड़ा करने की बात। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर अगर 22 जुलाई पर एग्री किया जा सकता है वज़ारत आला के लिए, हाँ, तो उसके अलावा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये कंट्रोवर्सी सारी चल रही हैं, आपने जिक्र किया तहरीक इंसाफ का कि जी वो सिर्फ जमात बाहर रह गई है, तो बतौर वज़ीर क़ानून आपका क्या ओपिनियन है कि वो इस्तीफ़े हो गए हैं उनके या नहीं हुए? देखिए, अगर तो टेक्निकली बात करें ना, तो कानून के मुताबिक तो 2 हिस्सों में से स्पीकर की सेटिस्फेक्शन एक है चीज़ जो कि पुरानी जजमेंट्स में हमें मिलती है और जो होनी भी चाहिए, कि वेदर
रेजिग्नेशंस जो हैं वो रज़ाकाराना हैं, बग़ैर किसी दबाव के हैं, कुछ सियासी दबाव तो नहीं था उन पर। एक चीज़ तो वाज़ेह है और इस पर मेरी ओपिनियन पहले दिन से बड़ी क्लियर है कि जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई बंदा खड़ा होके हाथ बुलंद करके कहता है कि मैं इस असम्बली का हिस्सा नहीं रहना चाहता, और वो ये कहते हुए ऐलान करता है कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ और मैं जा रहा हूँ, उसमें कोई इबहम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही हुई बात की जो सैंटिटी है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो दो तकरीबन ग्रुप्स ऐसे जो मैंने उस दिन टीवी देख रहा था तो वो दिखा रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब कहा कि हम नहीं रहेंगे इस असम्बली में और हम इज्तिमाई इस्तीफ़े भी देते हैं और इनफरादी तौर पे भी इसका हिस्सा नहीं रहेंगे, कुछ तरह की गुफ्तगू थी, माफ़ कीजिए अगर अल्फाज में कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाए, और उसके बाद बाकी लोग खड़े हुए पहली दूसरी रो में तो साफ नज़र आ रहे हैं, कोई 10-15 लोग हैं, और उन्होंने हाथ बुलंद करके कहा कि हम जा रहे हैं, और वो चले गए और बाकी लोग उनके पीछे चले गए। तो मेरे ख़्याल में जो तो वाज़े तौर पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिन्होंने इस तजवीज़ की हमायत की और प्रैक्टिकली ऐवान छोड़ के चले गए, उनकी हद तक तो इस्तीफ़े हो चुके हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये फिर सारी सियासी गर्मा गर्मी के बावजूद मैं इसे सियासी मसलहत कहूँगा कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो अभी तक इस मामले को सुलझाने के लिए कानून या रवायत के, कानून भी नहीं रवायत के मुताबिक उन्हें बार बार बुला रहे हैं। अच्छा, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई हैं वो एक तरह से आपके खाते में आ गई हैं। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट का, या जिसको आप कहते हैं जी इलेक्शन इस्लाहात, और ये बड़ा वाज़ेह था, ये दो एजेंडे हैं, और दूसरा नैब कवानीन में तब्दीलियाँ। इमरान खान साहब कहते हैं जी 1100 अरब रुपया तो जनाब क्या कोई पूछने वाला ही नहीं है, और ये बहुत बड़ा एक काम हो गया है कि अब तो सारे केसेस ही ख़त्म हो गए हैं, चाहे जरदारी साहब के थे, इरफान मंगी साहब को जनाब ओहदे से हटा दिया, नैब तो बिल्कुल ही आपने ख़त्म कर दिया। फिर ये तक कहा जा रहा है कि IMF वो कह रहा है जी आप एंटी करप्शन लॉज को टाइटन करें। पहले तो ये IMF वाला बताइए, इसमें कितनी हकीकत है? कि बिल्कुल हकीकत नहीं है। कल मिफ्ता इस्माइल से भी यही बात हो रही थी, मैंने कहा कि मिफ्ता साहब बताइए कहाँ पे एंटी करप्शन लॉज जो हैं वो टाइटन करने हैं। उसामा, मैं आपको बताऊँ, मैं ये क्रेडिट मैं नहीं ले रहा, ये पिछली हुकूमतों और कई हुकूमतों का है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो और GSP+ का मामला हो, चाहे वो FATF हो, चाहे वो IMF हो, उनके कहने पे जितना लेजिस्लेशन कंप्लाइंट मुल्क पाकिस्तान है शायद कोई और मुल्क ना हो। और आपने FATF के मामले में देखा कि उन्होंने हमें लेजिस्लेटिव कंप्लाइंस में 100 में से 98 नंबर दिए हैं, और वो सारे एंटी करप्शन लॉज के हवाले से हैं। और वो सिर्फ ये नहीं कि था पिछले 3.5 साल में हुए हैं, वो पिछले 10-15 साल से, जो पहला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था वो 2008 में ऑर्डिनेंस आया, फिर वो एक्ट में बदला, फिर 2010 से कानून आ गया, फिर उसे 13 में अमेंड किया गया, फिर 15-16 में उसमें तरमीम लाई गई, फिर दोबारा उसे प्रोमलगेट किया गया। मेरा नहीं ख्याल कि ये इशू है। इशू हमारा सिर्फ़ और सिर्फ आ जाता है कि कानून पे अमल दरामद का। नैब लॉज में ये बात मुख्तलिफ फोरम्स पे कर चुका हूँ और आज भी ये बात बरमला कह रहा हूँ, और मैंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे, अपर हाउस में, सेनेट में, और फिर कौमी असम्बली में जब सदर साहब ने दोबारा भेजा था वहाँ पे भी ये बात की थी कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि नैब को बजरिया ऑर्डिनेंसेस हम अमेंड करेंगे, और नवंबर के महीने में 2 ऑर्डिनेंसेस लाए। उससे पहले भी आए थे लेकिन 2 तफसीली ऑर्डिनेंसेस लाए। एक जो दूसरा ऑर्डिनेंस था वो तो था सिर्फ़ और सिर्फ चेयरमैन नैब को बचाने के लिए, उनको सहूलत देने के लिए, क्योंकि वो हुकूमत से पूरी तरह ताउन करते थे कि उन्हें किसी तरह से कंटिन्यू करवाएं। लेकिन जो पहला ऑर्डिनेंस था वो बहुत मुफस्सल और जामे था, जिसमें जो ब्यूरोक्रेट्स की, कारोबारी हजरात की, मुल्क के दानश्वर तबके की, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तजावीज़ थी और शोर था कि जी ये कानून खा गया इस मुल्क की मईशत को और निज़ाम को, आप इसे दुरुस्त करें, क्योंकि ये इतना ड्रैकोनियन लॉ है कि फ़र्द वाहिद इसको कोई तफ्तीशी अफसर या चेयरमैन नैब जो है वो अपनी मर्ज़ी से जब इस्तेमाल करता है तो फिर कोई चीज़ रोकने वाली नहीं, यानी कि चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है इसमें। और हर महज़ब माशरे में कानून वही अच्छा होता है जिसका गलत इस्तेमाल हो ना सके, अगर हो तो वो समझ आ जाए कि ये हो रहा है। इन्होंने वो तरामीम की, हमने उसको एग्ज़ामिन किया और 70 से 80% मैं कहता हूँ बड़े वसूख के साथ जो चेंजेस लाई गई हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कौमी असम्बली और सेनेट में जो तरामीम हुई हैं इस हुकूमत के आने के बाद,
वो बजरिया MNAs ने अपनी अपनी अमेंडमेंट्स भी उसमें डाली हैं, हुकूमत ने उसको एग्ज़ामिन किया और उस पर बयान दिया और फिर उस पर वोटिंग हुई। वो 70 से 80% तो वही हैं। अच्छा। अब वो 20% जो दीगर तरामीम हैं वो सिर्फ बाकी कानून को उससे हम आहंग करने के लिए हैं। एक दूसरी बात यह है कि अदालती फैसलों के मुताबिक कानून को ढालने के लिए जो पिछले 21-22 साल में नैब पे तनकीद की अदालतों ने कि इस कानून में मसलन नैब में ज़मानत नहीं थी। ये कहाँ पे लिखा है कि आप दहशत गर्दी वाले को, कत्ल वाले को, ज़ना बिल जबर वाले को, डकैती करने वाले को, बैंक लूटने वाले को तो ज़मानत का हक है कि अगर उसका केस ज़मानत का है, इल्ज़ाम है ना, अभी फैसला तो नहीं हुआ केस का, लेकिन ये 90 दिन के लिए ये ज़मानत भी नहीं देनी। 90 दिन का रिमांड है। 90 दिन का रिमांड तो दुनिया भर में बाय एंड लार्ज दहशत गर्दों के लिए है, क्योंकि वो ब्रेन वॉश्ड होते हैं। उन्हें डीब्रीफ करने के लिए आपको पहले कोई साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व करते हैं, वो करते हैं। 90 रोज़ के लिए आप किसी शख्स को उसकी फैमिली से और बाकी लोगों से दूर करके कैद तन्हाई में डाल दें और उसको आप ज़हनी टॉर्चर करें और फिर कहें कि जी ये निकला कुछ नहीं है लेकिन हम इसको अदालत की रहमो करम पे भेजते हैं, तो भाई वो कारोबार करके टैक्स देता है इस मुल्क को। इस मुल्क को चलाने के लिए उसने शब रोज़ काम भी किया होगा। बुरे लोग भी आते हैं नैब के शिकंजे में, कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन बहुत से इनोसेंट्स भी जो हैं, बहुत सारे बेगुनाह लोगों ने भी ये कुबत खाने झीले हैं। तो वो चीज़ें हमने सिंक्रोनाइज़ की हैं। आज भी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो उसी तरह चल रहा है। बल्कि एक बात मैं आपसे शेयर करूं, अगले रोज़ मेरे एक नोटिफिकेशन, क्योंकि जो जारी होते हैं वो शेयर होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, एक नोटिफिकेशन मेरी नज़र से गुजरा है। वही नैब है, सिर्फ चेयरमैन साहब गए हैं और तो कोई नहीं ना गया। वही नैब जिस पे इमरान खान साहब बहुत खुश थे, वही नैब जिस पे तनकीद होती थी कि ये नैब ठीक नहीं है। अब सिर्फ एक चेयरमैन साहब के जाने से और कानून बदलने से नैब के आला क़यादत ने बैठ के क्लॉज टू क्लॉज उस कानून का जायज़ा लिया है, क्लॉज टू क्लॉज। और मैंने खुद एक्टिंग चेयरमैन नैब से मेरी एक दिन मुलाकात हुई थी एक सरकारी तकरीब में। मैंने कहा कि आप सारा लॉ एग्ज़ामिन करें और खुदारा इंसान से गलतियां होती हैं, अगर आपको कहीं पर लगता है कि कोई ऐसी गलती हो गई है लेजिस्लेशन में तो उसमें भी गुंजाइश मौजूद है, पार्लियामान मौजूद है, मैं उसे ले जाता हूँ दोबारा। एक दो चीज़ें कुछ टाइपोज थी, एक दो चीज़ें वो हमने फाइन ट्यून की भी हैं, कुछ एक दो तरामीम ऐसी थी जो कि ओवरलुक हुई क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर्स बिल थे, उनको दोबारा हमने टेकअप किया है। उन्होंने क्लॉज टू क्लॉज नैब की जो आला अफसरान है उन्होंने देखा है और उन्होंने उस पर कुछ नहीं अभी फीडबैक। अगेन ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला। हाँ। अब इस पे चंद एतराज़ात। एक तो ये कि जी बंदा खुद जो उसके पास असासे हैं जो भी है सिर्फ वो चेक हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं, उसके किसी एसोसिएट है कोई उसका रिश्तेदार, ये बात की जा रही है। दूसरा इसके साथ ये कि अब जिस तरह से इसके बाद अब कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी पे लगता रहा जी करप्शन का इल्ज़ाम, कि अब उनका क्या कोई करप्शन नहीं है मुल्क में, किसी के ऊपर कोई माजी में नहीं साबित हो सका। कहते हैं जी इमरान खान साहब कहते हैं हमारे 3.5 साल के दौर में इतनी ज़्यादा रिकवरी हुई, हमने नैब को ज़रा ज़्यादा दिया हुआ था। फिर खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान ने बड़ी कंट्रोवर्सी चढ़ी कि जी ये तो 100 अदालतें बनाने लगे थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट का है। तो क्या आप कोई नैब की अदालतें कोई इंक्रीज़ कर रहे हैं या वो ख़त्म हो गया? कि उन्होंने कहा दो बातें उसामा साहब। सबसे पहले तो आपने कहा कि नैब जो है अब किसी को सज़ा नहीं होगी, और नैब में आपने कहा कि जिसके साथ से उसके अलावा किसी को, ये बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन है। असासों के मुकदमे में हमने कहा है कि वो अपने असासों का ज़िम्मेदार है, अपने जो उसके डिपेंडेंट्स जो उसके ऊपर हैं उसका ज़िम्मेदार है, और वो ऐसे असासों का भी ज़िम्मेदार है जो उसके ऑस्टेंसिबल ओनर जो हैं, जो कि बज़ाहिर जो नज़र आने वाले मालिकान हैं, वो जुड़े हुए हैं उस शख्स से। ये कहीं नहीं कहा खुदारा ये बात। अब क्यों उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून किया? पहले एक विच हंट शुरू हो जाती थी कि असासों का मुकदमा है, असासों के मुकदमे में जब नैब काम शुरू करती थी तो मैंने जायदादें या गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल या जेवर या जो जहाँ से ख़रीदा होता था वो सारे लोगों पर जाके नैब पंजे गाड़ लेती थी कि जी आपका उस करप्ट अफसर से या सियासतदान से रिश्ता ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक आम सी मिसाल देता हूँ, आपका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं, आप सरकारी ओहदे पे नहीं हैं, आप मुझे कोई गाड़ी फ़रोख्त कर देते हैं और मैं आपको उसकी मार्केट की कीमत दे के गाड़ी आपसे ले लेता हूँ, या वाइस वर्सा मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ। अब कौन सा कानून कहता है कि उसामा गाजी को उस तफ्तीश का हिस्सा रहना चाहिए और उसको बार बार तलब करके उसको प्रेशराइज़ किया जाए कि ये गाड़ी असल में ली नहीं थी गई, ये तो टोपी घुमाई गई थी, और ये चीज़ें होती रही हैं।
लेकिन अगर मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं किसी हाँ और आते चले जा रहे हैं, फिर भी मुझे फिर नहीं, बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। वो लिखा हुआ है, आज के कानून में भी ये लिखा हुआ है, ये कैसे मुमकिन है। और जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की करप्शन है उसमें नहीं कर सकता तो उसको फिर सजा भी है नैब के 100% अभी भी इसी तो तरह डर जाएगा कि अच्छा मतलब मैं सजा ना दिलवा सका तो मैं तो गया। नहीं 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 देखें, अगर इंसदादे मंशियात के कानून में ये लिखा है कि अगर तफ्तीशी अफसर मुकदमा साबित नहीं कर पाएगा तो उसको भी सज़ा होगी। अगर इंसदादे दहशतगर्दी के कानून में लिखा है, जो सबसे खौफनाक कवानीन है, किस लिए ये डाली जाती है कि किसी बेगुनाह आदमी को सियासी आकाओं को राज़ी करने के लिए उस पर मुकदमा ना डाला जाए। और ये डिस्क्रेशन हुकूमत पे नहीं छोड़ी गई, ये आज़ाद खुद मुख्तार अदालत पे डिस्क्रेशन छोड़ी गई है कि अदालत पूरा मुकदमा सुनने के बाद, जो कि महीनों पे मुहित होता है, अगर इस बात पे पहुंचे कि ये मुकदमा इस शख्स को सिर्फ और सिर्फ जलील और रुसवा करने के लिए किया गया था, तो फिर अदालत के पास ये ऑप्शन है कि जिस शख्स ने वो मुकदमा बनाया, तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? ये हमारे लॉ में पहले भी मौजूद है। ये नई बात नहीं है, ये बहुत सारे कवानीन में मौजूद है, PPC में मौजूद है। क्रिएटिंग फॉल्स एविडेंस, किसी बंदे को फ्रेम करना किसी मुकदमे में, बल्कि PPC की सज़ाएं जो 150 साल पुरानी है, अंग्रेज़ की बनाई हुई, वो तो ये है कि अगर आप किसी को कत्ल के मुकदमे में फ्रेम करेंगे तो उम्र कैद तक आपको हो सकती है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे चूँकि ब्रेक का कहा जा रहा है, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद कुछ और कंट्रोवर्शियल सवालात होंगे, क्योंकि वकला की ये ट्रेनिंग शुरू से ही होती है कि वो जितने मर्जी एक दूसरे के खिलाफ हों, लेकिन उनकी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है। तो कंट्रोवर्शियल सवाल एक और होना है कि इनसे पहले जो वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम साहब थे, उनके बारे में आज़म नज़ीर तारड़ साहब के क्या ख्याल थे, वो कैसे वज़ीर क़ानून थे, और एक और शख्सियत के हवाले से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक। और पाकिस्तान के वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ हैं। ईद के मौके पर हमने उनको तंग किया हुआ है और कुछ ऐसे ही सवालात जिनसे वो कुछ नाराज़ तो नहीं होंगे, ये मुझे यकीन है, लेकिन हैं तो कंट्रोवर्शियल सवालात। सर ये बताएं कि आपसे पहले वज़ीर क़ानून थे फ़रूग नसीम साहब, वो भी एक बहुत बड़े लॉयर और बड़े ज़बरदस्त लॉयर अपनी जगह। उनकी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? और इस सवाल के बाद इससे भी एक ज़रा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल है, लेकिन मैं अभी इतना सवाल और उसके बाद अगला। नहीं, मैं जितना डरा हुआ था ये इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है। फ़रूग नसीम साहब हमारे साथ बार काउंसिल में भी रहे हैं। देखिए, हर शख्स के काम करने का अपना अंदाज़ है, और बहुत मेहनती आदमियों में उनका शुमार होता है। और मैं जब दफ्तर में गया हूँ तो मुझे ये बताया स्टाफ ने, जो कि मेरी नज़र में कई दफ़ा मुनासिब नहीं होता, कि वो रात 1-1 बजे तक भी दफ्तर में होते थे काम के सिलसिले में। मैं समझता हूँ कि इंसान की जो कैपेसिटी है, हर बंदे की फ़र्क होती है। आपको अपने स्टाफ को साथ लेके चलना चाहिए, उनकी अपनी फैमिलीज़ हैं, ज़िंदगी हैं, दिन को काम लें, शाम को छुट्टी दें। एनीवे, फ़रूग नसीम साहब एक अच्छे वकील और मेहनती शख्स हैं, लेकिन हाँ, कुछ उनसे मैं समझता हूँ, शायद उनको खुद अदराक है इस बात का, और उन्होंने पीछे हालिया दिनों में इसका इज़हार भी किया। जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था काजी फ़ायज़ ईसा साहब वाला, उसकी वजह से वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए। अब उन्होंने बताया कि उन पर दबाव था उस वक्त के वज़ीर आज़म की तरफ से, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि जब इस तरह की रेड लाइन आए तो उसको अपनी राय देनी चाहिए, और उस मामले को कम अज़ कम काबीना इसीलिए बनती है कि वो एक बड़ा लार्जर फोरम है, उस पर ले जाके डिबेट करवाना चाहिए। और बाकी ज़ाहिर है हर शख्स की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। फ़रूग नसीम साहब ने कुछ लेजिस्लेशंस के हवाले से कमी बेशी आई होगी, उन्होंने की वो आपको अंडू करनी पड़ रही है, इसलिए भी नॉट एग्जैक्टली। मैं नैब वाले में मेरी ख्वाहिश थी कि हुकूमत उस वक्त की इखलाकी जुर्रत करती और वो ऑर्डिनेंस की बजाय ये बिल लेके आती और उसे डिबेट करवाती असम्बली में, जो कि हमने जुर्रत की है। MQM भी अब आपके साथ पूरी तरह है, तभी तो ये पास हुए। जी जाहिर है, ये सारी जो कोलेशन पार्टनर्स हैं उन सब का ताउन है, और मैं समझता हूँ बड़ी देर के बाद उसामा इतनी बड़ी जो कोलेशन बनी है मुल्क में, जिसमें सारे सूबों की देखें बलोच जमातें हैं, बलोचिस्तान के हवाले से जहन में रखें कि बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। और जो पीछे कराची वाला वाक़या हुआ था खुदकुश बम्बार वाला, कि एक MPhil एक PhD स्कॉलर अगर खुदकुश बम्बार बन रही हैं तो वो लम्हे फ़िक्र है हमारे लिए। मैं हुकूमत में होते हुए मैं कहता हूँ कि हमें इस इशू को एड्रेस करना है। तो ये जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं वहाँ पे ये मामलात हैं, हमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ और जो वहाँ के अवाम है उनके साथ मिल बैठ के हुकूमत को पुल का किरदार अदा करना चाहिए, और इस इशू से हमें निकलना चाहिए। कब सर हाशिम नोतेज़ई साहब वज़ीर ममलकत हैं, BNP से उनका ताल्लुक मेंगल साहब की जमात से, वो कहते हैं कि जी हम तो अलहदा हो जाएंगे,
2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बजट भी हो गया, दूसरे मामलात, ये नैब वाला भी हो गया जी, ओवरसीज़ पाकिस्तान इलेक्शन का भी हो गया, हमारा कब होगा, मिसिंग पर्सनस का कब होगा, तो वो हो ही नहीं रहा, कोई कानून ही नहीं बन रहा। वो कह रहे हैं हम ला रहे हैं, कर रहे हैं। उसामा, जो मसला 20 साल से चल रहा है उसको अगर आप 10 दिन में हल करेंगे वो हल नहीं निकलेगा। काबीना ने इस पर एक स्पेशल कमेटी बनाई हुई है जिसको मैं खुद हेड करता हूँ। उसमें तमाम सियासी जमातों के बशमूल BNP बेंगल, उनके जो वफाकी वज़ीर हैं आगा साहब वो हमारे साथ रुकन हैं, उसके शाजिया मरी साहबा उसकी रुकन हैं, इसरार तरीन साहब जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है वो इसके रुकन हैं, MQM की तरफ से फैसल सब्ज़वारी साहब वफाकी वज़ीर हैं उसके रुकन हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से क्योंकि वो 2 सूबों की नुमाइंदगी करते हैं, KP की और बलूचिस्तान की, और दोनों सूबों में ख़ास तौर पे ट्राइबल एरियाज़ में उनका बड़ा असर रसूख है, वहाँ का भी ये मसला है। वहाँ से असद महमूद साहब जो मौलाना के उनके फर्जंद भी हैं वो इसके रुकन हैं। और हमने पिछले दिनों में मीटिंग की है, 2 मीटिंग्स हुई। पहली मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के सुनेंगे और दिल की बातें करेंगे। सर कब तक? वो कहते हैं कि नहीं, 2 मीटिंग आपका भी इतना था, अगर ये हो सकता है इलेक्शन का हो सकता है 2 महीने में, मैं बताता हूँ। तो आपके पास तो 1 साल है मैक्सिमम। उसामा, मैं बताता हूँ, नहीं साल पे नहीं बात जाएगी, ये 2-1 माह में इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है। और मैंने बल्कि दोस्तों से ये कहा कि मैं, क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड है वो आपको भी पता है, मैं बार पॉलिटिक्स में रहा, फिर आसमा जहांगीर साहिबा के साथ मैंने बहुत लंबा अरसा काम किया, तो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और मैं हमेशा प्रो बोनो काम किया है। मैंने HRCP के साथ एक ताल्लुक बीबी मरहुमा की वजह से रहा। रिप्रीव है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसके बोर्ड पे हूँ। जस्टिस प्रोजेक्ट है, मेरी एक शागिर्द है, वो चलाती हैं डेथ पेनल्टी, और उस हवाले से मैं बल्कि हंस रहा था। मैं कह रहा था कि वज़ीर आज़म साहब ने शायद ये बैकग्राउंड नहीं देखा और ये इतना संगीन मामला जो दे दिया, और वज़ीर आज़म साहब ने वो बात कहीं सुनी और उन्होंने मुझे कहा कि ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी इसलिए है कि हम ये समझते हैं कि ये एक जेन्युइन इंसानी हकूक़ का इशू है, और आप जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी, उन सबको इन्वॉल्व करें। सिक्योरिटी अदारे भी इस मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत के लिए। कोई ऐसी एक बैलेंस्ड पॉलिसी लेके आएँ कि ये मसला भी हल हो और आइन और कानून की अमलदारी हो। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे कभी उम्मीद है कि हमारी जो सिफारिशात हैं वो मुरतब हो के जब जाएंगी तो कौम उनको अप्रीशिएट करेगी। अल्लाह ताला हमें ये ताकत दे। और हमने हर हफ्ते, हमने ईद से पहले, अभी आने से पहले मीटिंग की, एक बड़ा तवील सेशन किया है। उससे पिछले हफ्ते में सिर्फ बजट के 5 दिन 6 दिन हमने ऑफ लिया था इस मीटिंग में। उससे पहले हमने इस पर पहली जो नशिस्त की वो 4 घंटे जारी रही थी। ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है वो इंशाअल्लाह हल करेंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त जो हाज़र वक्त की हुकूमत है उसमें तकरीबन 4 सूबों की जो सियासी कुव्वतें हैं वो बैठी हुई हैं। अच्छा, आप चेयरमैन सेनेट भी हो सकते थे अगर पीपल्स पार्टी को इतराज़ ना होता कि जी वो मोहतरमा के केस में आप जो है ना दूसरी तरफ नहीं, वो दूर हो गए। लीडर ऑफ अपोजिशन थे चेयरमैन, तो हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दिया। यानी अब भी तो हो सकता है ना। मेरा ख्याल है वो पार्टीज के अपने डिसीजंस होते हैं। मैं कभी मुझे मेरे मौला ने हमेशा बगैर मांगे दिया है, और मेरे ख्याल में खूबसूरती भी ये होनी चाहिए कि कभी किसी चीज़ की आप ख्वाहिश ना करें, मुंह पे नहीं बात आनी चाहिए। आपके काम को देख के आपकी टीम जो मुनासिब समझे आपके लिए वो मुनासिब फैसला। पार्टी का वो इतराज दूर हो गया या हम इकट्ठे काम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन इससे आगे नहीं देखिए, उन्होंने ये वजारत कानून के लिए पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट है। फिर पीपल्स पार्टी का सेनेट में मैं कायदे अवान हूँ, वो एक जिम्मेदारी थी कुछ अरसे के लिए करना थी, वो मैं कर रहा हूँ। और पीपल्स पार्टी के दोस्तों की और MQM और दीगर जो PDM की जमातें हैं और ANP की, उनकी हमायत से ही मैं वहाँ पे कायदे अवान हूँ। वो कोई नहीं, सियासत में ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव नशेबो फराज होते हैं। बहरहाल इतराज़ उनका ये था। चले, आप अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को समझ गए कि आप एक वकील की हैसियत से थे। हाँ, नहीं वो पुरानी बात है। अब क्या नून लीग की बात आई गई तो ये बताएं, वो जो मैं कह रहा था ना कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल, वो कह रहे थे, चले आप बाकी नहीं, ख्वाजा हारिस साहब, अखबारात में लिखा गया कि जी ख्वाजा हारिस साहब इस वजह से अब तहरीक इंसाफ के वकील बन गए हैं नैब वाले मामले में। ये नैब में जो आपने तरमीम किए हैं उसमें अब ख्वाजा हारिस साहब जो 2 दहाइयों तक शरीफ ख़ानदान के वकील रहे, उनके वालिद साहब भी बहुत बड़े वकील थे, वो उनके, लेकिन फिर आप करीब हुए
तो इस वजह से ख्वाजा हारिस साहब अब नाराज़ हो गए हैं और वो अब चले गए हैं जनाब तहरीक इंसाफ के वकील। नहीं, अखबारात में लिखा हुआ है, पता नहीं किसी ने लिख दिया होगा, लिखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। ख्वाजा हारिस साहब आपको भी लेकिन ये सारे तो फैक्ट्स हैं, वो 2 दहाई तक उनके मैं बताता हूँ उनकी बड़ी दोस्ती है और आई एम श्योर कि अभी भी उनके ताल्लुक रिश्ते इसी तरह है। मेरे तो बड़े भाइयों की तरह मेरे बड़े भाई के दोस्त भी हैं। मैंने पढ़ा कि बार पॉलिटिक्स में भी वो बार पॉलिटिक्स में नहीं, हमारे साथ भी रहे हैं। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो हर दफ़ा अपनी आज़ाद मर्जी से वोट देते हैं। वो कभी एक ग्रुप को देते हैं, कभी दूसरे को देते हैं। उन्होंने कभी किसी एक ग्रुप के साथ अपनी अलाइनमेंट नहीं, हमें बहुत दफ़ा उन्होंने सपोर्ट किया है। पिछले इलेक्शंस में वो जो सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन है वो दूसरी तरफ थे और उसकी वजह उनकी हमसायगी थी लतीफ़ खोसा साहब के साथ और उनके वालिद का ताल्लुक़ था सारी उम्र का। और उसके बाद उन्होंने मुझे कंधे पे थपकी दे के कहा कि भाई ये बात आपने दिल पे नागवार गुजरी होगी, लेकिन दिल बड़ा रखते हैं सियासत में। रिश्ते जब 2 एक जैसे दोस्त आ जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है एक का फैसला करना। ख्वाजा साहब क्योंकि मुकम्मल तौर पे गैर सियासी हैं, उन्होंने कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की, तो मैं समझता हूँ ये उनका अपना आज़ाद एक फ़ैसला है। वो प्रोफेशनल वकील हैं और प्रोफेशनल वकील आपको खुद पता है, आपको कौन ये समझाए कि प्रोफेशनल वकील के लिए आया हुआ क्लाइंट जो है कई दफ़ा वो बहुत अहम होता है कि हाँ वो चल के आए हैं मेरे पास और फीस भी दे रहे हैं और कहते हैं कि आप मुकदमा करें, तो उन्होंने ले लिया मुकदमा। कोई एतराज़ नहीं है कि नहीं, एतराज़ आपके बनाए हुए कानून के खिलाफ नहीं सारे देखिए किसी ने तो इसको चैलेंज करना था और आपने देखा होगा। अच्छी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस कर दी है और कि ज़ाहिर है वो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट ही, जैसे आपने बहुत शुरू में बात की कि हर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए। कानून पे अगर आपको एतराज़ात हैं और आपने वायरी चैलेंज करनी है कि ये आइन से मुतसादिम है या फंडामेंटल राइट्स से मुतसादिम है, हमने तो कोशिश की थी कि उसे इन लाइन विद फंडामेंटल राइट्स किया है जो कि पहले नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई एग्जामिन किया होगा उनके ऑफिस ने, वो सारा देख के तो उन्होंने वो एतराज़ात के साथ वापस किया है, प्रॉबली हाई कोर्ट में फाइलिंग के लिए। और पिछले दिनों में मुझे किसी ने शेयर की थी पिटीशन कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो फाइल भी कर दी गई है। जी अच्छा जी, मुझे ब्रेक का चूँकि कहा जा रहा है और ये बस आखिरी ब्रेक है, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमने सवाल करने हैं प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी वापसी के हवाले से। इसहाक डार साहब तो खुद कह रहे हैं कि वापस आ रहे हैं, तो मियाँ साहब कब वापस आएंगे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। ईद मुबारक और वेलकम बैक। सर ये बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? देखिए मियाँ साहब को एक बड़ी एक जामे जो थी इन्वेस्टिगेशंस, मैं मेडिकल साइड पे बात कर रहा हूँ, उनके बाद और अदालती फ़ैसलों की रोशनी में उनको इजाज़त दी गई कि मुल्क से बाहर जाएं और साथ में ये भी कहा गया कि आप पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भेजेंगे अपनी मेडिकल फ़िटनेस की, और जब आपके मुआलजीन आपको कहें कि अब आप आउट ऑफ डेंजर हैं, आप जा सकते हैं, तो आप वापस आएंगे और ज़रूर आएंगे। उसकी बाबत मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि आज भी उनकी वो मेडिकल रिपोर्ट्स जमा हो रही हैं हुकूमत पंजाब के पास और वो पीरियोडिकल रिपोर्ट्स आती हैं। अब लोग ये समझते हैं कि बीमार सिर्फ वो शख्स होता है जिसको ड्रिपें लगी हों और वो चारपाई पे लेटा और उसके ऊपर 2 नर्सें, एक डॉक्टर खड़ा रहे और वेंटिलेटर चल रहा हो। मियाँ साहब की एक तो जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, उनकी जो नैरोइंग है कैरोटिड आर्टरीज़ की, वो उस वक्त बड़ी, क्योंकि ये बातें कोर्ट में हुई हैं तो मैं एक वजाहत के साथ बात करना चाहता हूँ। उसमें आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी शायद उस तरह से मुतासर नहीं होती, और उनके जो प्लेटलेट्स का मामला हुआ था वो भी इसलिए कि उनको ब्लड थिनर्स दिए जाते थे, और जब वो जेल में थे तो ज़ाहिर है उनके वहाँ पे रहन सहन बिल्कुल फ़र्क था। आज़ाद शख्स के रहने में और एक कैद शख्स की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। तो उस डिप्रेसिव माहौल की वजह से डॉक्टर्स ने उनकी डोज बढ़ाई हुई थी ब्लड थिनर्स की, जिसकी वजह से बिल्कुल प्लेटलेट्स नीचे चले गए कि उनकी जान को ख़तरा लाहक हुआ था। वो इसलिए देते हैं कि कहीं को क्लॉट, वो ये जो कैरोटिड आर्टरीज़ हैं इनकी नर्विंग की वजह से खुदा न खास्ता कोई क्लॉट जो है वो जाते हुए ना आपके कोई अल्लाह माफ़ करे कोई बड़ा डैमेज करे ब्रेन के हवाले से। उनकी जो बलूनिंग है या उनकी सर्जरी जो है यहाँ पे नहीं है। इवन लंदन के डॉक्टर्स ने भी अभी तक हाथ नहीं डाला। वो कहते हैं कि नहीं, इट्स अ डेंजरस अफेयर, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, वो हम सोच के करेंगे। स्विट्ज़रलैंड में एक सेंटर था,
उनकी ओपिनियन ली गई, उन्होंने भी कहा कि नहीं अभी इन्हें स्टेबल होने। दूसरा कोविड जो था, यूरोप के और अमेरिका के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल फ़र्क हैं। अच्छा, हम इन बातों को बहुत लाइट लेते हैं। हम कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब रोज़ नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, टीवी पे भी बैठते हैं, पार्टी को भी खिताब करते हैं, इसलिए इन्हें कुछ भी नहीं है। हर शख्स को आप ये जज नहीं कर सकते कि बज़ाहिर दिखने में वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। भाई मसला ये होता है कि हर बंदे के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उसकी मेडिकल टीम को पता। मैंने ये प्राइवेट सी बातें हैं, मैंने इसलिए की हैं कि ये बातें अदालत में हुई हैं और मेरे पास इन चीज़ों का रिकॉर्ड है, मैं हर 2 माह बाद जमा कराता हूँ। लेकिन गुजारिश ये इस कंट्रोवर्सी इसलिए बनती है कि इसहाक डार साहब का भी ये था, अब वो कह रहे हैं कि जनाब मुझे इजाज़त मिल गई, अब मैं आ रहा हूँ। तो क्या कोई अब लीगली उन पर कोई बार है, आते उनको जेल जाना पड़ेगा, क्या होगा कि वो बस आ जाएंगे? एक चीज़ डार साहब को या नवाज शरीफ साहब को? इसहाक डार साहब की मैं आपसे बात करूं, उनके भी मेडिकल यही प्रॉब्लम चले। डार साहब अगर उन्होंने भी कहा मुझे ये मसला है और वो चल रहा है। डार साहब की भी नहीं, उनकी काफ़ी लंबी ट्रीटमेंट्स हुई हैं और बड़ा काफ़ी उनकी संजीदा मामला थे। डार साहब का तो एक पहली बात है कि डार साहब का वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ कोर्ट ने उनकी गैर हाजिरी की वजह से वारंट निकाला है। नैब ने कभी उनका वारंट जारी नहीं किया, क्योंकि जब वो रेफरेंस तैयार हुआ नैब को बाद में समझ आई कि इसमें तो है ही कुछ नहीं। दूसरा, डार साहब के जो हमराई मुलजमान का केस क्योंकि चल रहा था, उसमें जो शहादतें आई हैं, उसने नैब का केस में जो 5% लगता था कि कोई सदाकत होगी, वो भी बात निकल गई है। डार साहब के असासे और अकाउंट्स की एक एक चीज़ थ्रैश हुई है, जो हमराई मुलजमान को ट्रायल करते हुए, ज़ाहिर रिकॉर्ड तो FPR और वो सारे इदारे लेके आते थे, उसमें से हर चीज़ डिक्लेयर्ड है इसहाक डार साहब की। तो उनका तो कोई केस का मसला नहीं है, वो आएँ आके, और ये अच्छी बात है, आना चाहिए, फेस करना चाहिए। और जब आप समझते हैं कि आपने सियासत में हिस्सा लेना है, आपका ये बुनियादी आईनी हक है, तो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, मियाँ साहब भी कोई उससे उनका फरार नहीं है। जिस टाइम पे उन्हें अपने हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से ये कंजीनियल लगा कि अब मुझे कोई इस तरह का थ्रेट नहीं है, तो वो तो बिल्कुल तैयार हैं, वो ज़रूर आएंगे, कोई उसमें दूसरी राय नहीं है। अच्छा सर, वक्त कम रह गया, सवाल बहुत से जहन में आ गए कि एक तो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि वो रिपोर्ट्स वाला वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त होगा। मरीम साहब कहती हैं जी मुझे ज़मानत दें, मैं आज ही बुला लेती हूँ मियाँ साहब को, ये वो कह चुकी हैं इस तरह के, तो उससे भी कंट्रोवर्सी जनरेट होती है कि जी वो तो कह रहे हैं कि ज़मानत हमें दे दें उनकी ज़िंदगी की, और तो मैं आज ही उनको शाम को बुला लेती हूँ। वो भी देखें, वो फिर ऐसे लगता है कि अच्छा वो तो नहीं, एक बात तो लिखी पड़ी है ना कि ये केसेस जो हैं उनको, इनके बारे में लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये केसेस बनाए गए, क्योंकि ये सारे केसेस तो एक दफ़ा यही असासे जो हैं, एक दफ़ा पहले भी हुदैबिया में सारे छाने पीने गए थे। FIA ने भी इनकी एक दफ़ा छानबीन की जब मुशर्रफ साहब आए, नैब ने भी की, उन पर मुकदमात चले। ये सेकंड राउंड में भी फिर वही चीज़ें घुमा के लाई गई। छोड़ते हैं इस पर, क्योंकि अदालत में ये मुकदमात हैं और मैंने वो सारी फाइलें देखी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे मुकदमात हैं जिनमें अपील स्टेज के ऊपर सजाएं बहाल रहे हैं। तो सर बाकी भी इस तरह हैं, सलमान शहबाज साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं, उनकी बेटी, वो लोग भी फिर वापस आ सकते हैं, उनको तो मेडिकल इशू आना चाहिए, उन्हें आके बिल्कुल वो फेस करें। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो अदालती निज़ाम है, कम अज़ कम जो गए गुजरे हालात में भी उस पर भी तनकीद हुई है। लोग ये कहते हैं कि अदालतों पर दबाव बढ़ता है जब हुकूमती ज़ोर या आमरीत के दौर होते हैं, या कोई हुकूमत या कुछ और ताकतें अदालतों पे भी दबाव डालती हैं। हमने देखा भी इन्हीं के केसेस में बेल हुई, फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, शाम को पता चला ज़मानत हो गई है, अगले रोज़ जाके पता चला जी फैसला बार, परसों जाके पता चला जी ज़मानत एक ने दे दी है, एक ने नहीं दी। तो ये उसामा ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से अदारों पर भी ये बात आई कि शायद उस तरह से आज़ादी से नहीं हो रहे। अल्लाह करे ये इंप्रेशन सारे गलत साबित हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हमारी अदलिया जो है वो मजबूती के साथ खड़ी हो और सियासी मसलतों से हट के वो इन सारे मामलात को देखें, और मुझे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह मज़ीद इंसाफ होगा। एक तो मैंने आपसे क्लोजिंग में रिमार्क्स लेने हैं, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, ख्वाहिश क्या है कि ये अल्लाह ताला ने आपको पोस्ट दिया, क्या कर जाऊँ, और पैगाम भी आप ज़रूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से मियाँ साहब ने कहा कि जी वो आ सकते हैं, उनको उनसे इख्तलाफात जो भी थे, और दूसरा ये भी फरमा दीजिए कि कमीशन की बात की थी। एक तो इमरान खान साहब कहते हैं जी साइफर पर वो जो लेटर और उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमीशन बनना चाहिए, चीफ जस्टिस उसको देखें, लेकिन एक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी कमीशन की, उसका क्या बन रहा है? कमीशन पे देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम ने खुद ही देख लिया कि ये एक शोशा था, ये एक प्रोपेगेंडा था,
ये एक हुकूमत को आखिरी मौके पे बचाने की एक कोशिश थी। इस लेवल की ये साजिश थी नहीं। फिर सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स में भी ये बातें खुल गई। अब तो आपने जो ये सारा कुछ देख रहे हैं पिछले 2 माह से हो रहा है, तो वो अब ये इस गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने 2 बड़े मौक्कर और मोतबर रिटायर्ड जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि जी एक फरीक की जो ज़हनी हालत है, हम इस गंद का हिस्सा नहीं बन सकते। टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट, किसी ने नहीं माना कि जी मैं, उन्होंने कहा कि जी हम करेंगे भी तो वो नहीं मानेंगे, आपके खिलाफ करेंगे तो, आप शायद मान जाएं, वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो तो मुंह से कहते हैं। तो खान साहब अदालत में खान साहब ने खुद क्योंकि भेजी हुई थी चिट्ठी, हुकूमत ने वो चिट्ठी वापस नहीं ली। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी डाली गई कि इस पर जुडिशल इंक्वायरी करें। अगर हुकूमत की कोई बेईमानी होती तो हुकूमत वो विड्रॉ करती। हमने कहा कि नहीं, बिल्कुल आप बनाए। चीफ जस्टिस साहब भी समझते हैं कि ये एक सियासी सवाल था, अदालत को इसमें नहीं आना चाहिए, शायद उनकी राय ये बेहतर है। रही बात परवेज़ मुशर्रफ साहब की, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब मैं समझता हूँ कि वो मामला मियां नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी ज़ात की हद तक बात की कि मेरे साथ उन्होंने बुरा किया था, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जैसे हम आम तौर पे हज पे जाने से पहले कहते हैं कि मैंने सबको माफ़ किया, मियां साहब ने कहा मैंने माफ़ कर दिया। अच्छा, ये मामला रियासत पाकिस्तान और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान है, ये मियां नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान नहीं है। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी आ गया कि वो चाहते हैं DGSPR ने, तो रियासत जो है वो हुकूमत भी उसका हिस्सा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब अगर आना चाहते हैं, आके प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी एक अपील है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनका राइट है। डेथ सेंटेंस की अपील में ये हो ही नहीं सकता कि आप सुने बगैर किसी को फांसी के फंदे तक लेके जाएं। परवेज़ मुशर्रफ साहब का अगर केस अच्छा है तो उन्हें बिल्कुल आना चाहिए। आगे हालत नहीं है कि वो नहीं, उनके वकला ने वो केस करना है। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मिसाल कायम होगी अगर वो आके उसको फेस करते हैं। सर आखिर में आपका कोई पैगाम ईद के मौके पर, और आपकी ख्वाहिश क्या है कि ये आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं? वक्त आपके पास एक साल ही है, थोड़ा टाइम है, लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो है कुछ लॉ रिफॉर्म्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। हम वी आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे थोड़ा सा मौका और दे कि मैं वो बिल इंट्रोड्यूस करवा सकूँ, और मैं ये यकीन से कहता हूँ कि वो गैर सियासी एफर्ट होगी। और मेरी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से सूरत में ये रिक्वेस्ट होगी कि आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करें। अदालती निज़ाम में, निज़ाम इंसाफ में लोग रुल जाते हैं। सिविल जस्टिस में भी, जो हमारी सिविल साइड है, उसमें भी ये काम होने वाले हैं। उस पर भी हम पैरेलल काम करवा रहे हैं। कुछ रिफॉर्म्स अच्छी आई हैं पीछे सिविल साइड के ऊपर, उनको और फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मैंने कहा है वो एक मयाना रॉ किस्म का पैकेज जो है जिससे विजिबल चेंजेस नज़र आएँ, वो सोचा हुआ है, उस पर काम भी कर लिया हुआ है। वो अगले 2-1 माह में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा और गर्मियों की छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह वो उसे फ्लोर ऑफ द हाउस पे लेके आना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इस मौके पर आपने हमें वक्त दिया, खुशी तौर पर बड़ी मेहरबानी। आप आए, आपके सब साथी हैं, इन्होंने आज छुट्टी वाले दिन ये सारा कुछ किया। आपके सब के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब। तो जनाब ये था आज का स्पेशल शो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और बहुत बहुत ईद मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।